विकल्प का मॉडल कोई बना बनाया तो है नहीं, न मेरे दिमाग में, शायद किसी के पास नहीं है। एक मॉडल तो अभी दुनिया में चल रहा है। इसके विकल्प में मॉडल बनाने की कोशिश कम्युनिस्ट आंदोलन के क्रम में रूस, चीन, वियतनाम, कई जगह कोशिश हुई और हर जगह उसकी सफलता हुई। तो अभी तो दुनिया में एक ही मॉडल है। इससे अलग क्या मॉडल बन सकता है, अभी कुछ बनी बनाई कोई रूपरेखा उसकी है नहीं। मैं सिर्फ कुछ संभावनाओं की बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने विकल्प की संभव दिशा नाम से ये आलेख तैयार किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें असल में शुरू में समाजवादी आंदोलन में कुछ मॉडल बनाने की कोशिश हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी आलोचना भी हुई। यूटोपिया नाम से शुरू में मार्क्स एंगल्स वगैरह उन्होंने जब कम्युनिज्म की बात की तो उन्होंने आलोचना से शुरू की थी। कहा था कि ये यूटोपियन सोशलिज्म है, जो इसके पहले कुछ लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की थी व्यवस्थाएं, जैसे ओवेन ने किया था, फूरिये ने किया था, सेंट-सिमा ने। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ मॉडल चलने वाला नहीं है, ये इतिहास के क्रम में जो विकास होता है उसी से नई चीज निकलने वाली है। तो मुझे भी लगता है कि आज भी कुछ वैकल्पिक मॉडल की बात करना कुछ उसी तरह से है जैसे कि यूटोपिया की बात उस समय करना था। जो असली हालात हैं उसके भीतर क्या संभावना है, उसी की तलाश हम कर सकते हैं और उसी के ऊपर ये आलेख आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वैकल्पिक विकास के मॉडल की बात करना आज भी वैसा ही अर्थहीन है जैसा कभी यूटोपिया की बात करना समाजवादी आंदोलन के प्रारंभिक काल में था। कोई भी व्यवस्था सामने की हकीकत के संदर्भ में ही बनती है और बनी बनाई कल्पना के अनुरूप नहीं। ऐसी किसी भी मनचाही ब्लूप्रिंट को लागू करने का प्रयास या तो धर्मांधता को जन्म देता है या तानाशाही को। आज चूंकि पर्यावरण का संकट विविध रूपों में हमारे अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्व का बन गया है, इसलिए हमें समाज निर्माण की वैसी दिशा अपनाना होगा जो पर्यावरण के लिए कम से कम नुकसानदेह हो। अगर ऐसे परिवर्तन हमारे बूते के बाहर दिखे तो हम स्वयं सामाजिक जीवन को बदली स्थिति के अनुकूल ढालें। एक बुनियादी बात ध्यान में रखना जरूरी है, शोषण मुक्त समाज में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की क्षमता गैर बराबर समाज से अधिक होती है, क्योंकि गैर बराबरी से ही दिखावे के लिए बेजरूरत ताम झाम पर खर्च करना जरूरी होता है। और बाजार आश्रित पूंजीवादी समाज में तो बेजरूरी वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग की भूमिका इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नियंत्रित करने से पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इससे यह तो जरूर कहा जा सकता है कि प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलने वाली कोई भी व्यवस्था समता के मूल्यों पर ही आधारित हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रख एक सीमित संदर्भ में ही विकल्प की बात की गई है। कुछ सीमाओं वो कुछ संभावनाओं का संकेत। वैकल्पिक मॉडल की चर्चा करने से पहले वर्तमान में जो मॉडल है उसके मूल तत्व और उसकी दिशा को समझना जरूरी है और इसके उन परिणामों को भी जिससे विकल्प की तलाश जरूरी लगती है। विकल्प कैसा होगा बहुत कुछ इन परिणामों की समझ पर ही निर्भर करेगा। आदमी विधाता की तरह मनमाने ढंग से सृष्टि नहीं कर सकता। किसी भी समाज की मूल संरचना को समझने के लिए इसके आर्थिक पक्ष को यानी आदमी के भोजन, आवास, परिवहन, उनके आपसी आदान प्रदान में सहयोग और तनाव के तत्व और इन्हें संचालित करने वाले बलों की पहचान जरूरी है। लेकिन इससे आगे हर समाज का आदर्श लक्ष्य होता है जो नियामक शक्ति का काम करता है। यहाँ एक तरह का खिंचाव टेलियोलॉजी होता है।
सब कुछ वर्तमान बलों के दबाव और संतुलन से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इन बलों के परिप्रेक्ष्य में एक काल्पनिक पर अटल आकर्षण बिंदु होता है जो लगातार समाज को अपनी ओर खींचता रहता है। यूनानी मिथक के सायरनों की तरह, यूनानी मिथक का ये था, वो ओडिशियस जब यात्रा में चला था तो एक वो सायरन, एक द्वीप पर सायरन होती थी, वो संगीत जब उनका होता था तो नाविक उसी तरफ जहाज को ले जाते थे और वहां जाके नष्ट हो जाते थे। तो कुछ उसी तरह का एक खिंचाव समाज में रहता है जिससे कि वो बढ़ता है। जैसे अभी वर्तमान समाज में हम लोग रोज सुनते हैं विकास, हर रोज होता है विकास की बात। मुझे लगता है कि कुछ वो जो विकास की कल्पना हमारे दिमाग में है वो सायरनों के संगीत की तरह ही है। मुझे लगता है कि वो विध्वंस की ओर ले जाने वाला ये है। तो उस तरह के खिंचाव बिंदु भी होते हैं, लेकिन उसके प्रतिकार में एक वैकल्पिक खिंचाव बिंदु भी बन सकता है। इसी की तरफ कुछ इशारा किया गया है। मार्क्स ने उत्पादन के साधन और इससे जुड़े उत्पादन संबंधों को विकास की दिशा का नियामक बताकर एक तरह से तकनीकी नियतिवाद को जन्म दिया। उन्होंने भी मान लिया कि एक स्तर पर तकनीक और इससे जुड़े उत्पादन संबंध में विरोध पैदा होता है और इससे क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होती है। पूर्व काल में यानी पूंजीवादी व्यवस्था के पहले जैसा भी हुआ, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के तकनीक के उत्पादन संबंध यानी पूंजीपति और मजदूरों के संबंध, उनके बीच के तनाव पर हावी होते दिखते हैं। मजदूर पूंजीपतियों से कुछ बिंदुओं पर तनाव के बावजूद समग्रता में व्यवस्था के मूल्यों को आत्मसात कर उसके विकास के साथ ही अपने हित को जोड़ने लगा है। प्रारंभिक बागी तेवर को छोड़, जिसे समायोजन की पीड़ा कहा जा सकता है, मजदूरों में पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प नहीं दिखा। शुरू में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो उस समय एक आंदोलन लुडाइट आंदोलन के नाम से हुआ था, जिसमें उन लोगों ने मशीन को तोड़ना सब कुछ शुरू किया था। उनको लगता था कि काम की स्थिति खराब है, उत्पादन के जो वस्तुएं उत्पादन से पैदा हो रही थी वो भी कुछ खराब है, तो उसके खिलाफ उन्होंने किया था और उसको बहुत बेरहमी से दबाया गया। उनका जो नेता था जिसको किंग लू कहते थे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। तो शुरू में इस तरह का विद्रोह हुआ, लेकिन बाद के दिनों में इस व्यवस्था के खिलाफ उस तरह के विद्रोह का कुछ तेवर दिखाई नहीं पड़ा है। प्रारंभिक बागी तेवर को छोड़, जिससे समायोजन की पीड़ा कहा जा सकता है, मजदूरों में पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प नहीं दिखा। प्रतिस्पर्धा आधारित पूंजीवाद मजदूर समेत हर नागरिक को स्केलेटर की एक सीढ़ी पर खड़ा कर देता है, इस आश्वस्ति के साथ कि वह ऊपर ऊपर उठता जाएगा। अब जैसे कि विकास की बात आज हो रही है, तो जो गरीब से गरीब आदमी है उसके मन में एक आकांक्षा पैदा या एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि आज जो बहुत ऊंचाई पर जीवन स्तर जी रहे हैं उनकी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे स्केलेटर की हर सीढ़ी पर खड़ा आदमी कुछ ऊपर बढ़ता है, तो कुछ उसी तरह की संभावना को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं। इस व्यवस्था की सुविधा के हिसाब से तकनीक के नए आयाम विकसित होते रहते हैं। रूस, चीन और वियतनाम सभी जगह कम्युनिस्ट नेतृत्व में क्रांतियां हुई। वे तो पूंजीवादी विकास के प्रारंभिक दौर में ही थे और अंत में पूंजीवाद के विरोध की जगह फिर उसे पूर्णता में कबूल कर लिया गया। यह विडंबना ही है कि रूस और चीन की क्रांतियों से अति कठोर तानाशाही राज्य व्यवस्था और तथाकथित अति उदार पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुई। वहां पर तो पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई और काफी लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लाखों लोग उसमें मरे, लेकिन उससे कोई समाजवाद पैदा नहीं आया, बल्कि राजनीतिक सत्ता और कठोर होकर के निकली, एक तानाशाही व्यवस्था हुई और
जो व्यवस्था अंत में सारी आर्थिक व्यवस्था नष्ट हुई, तो उससे फिर पैदा हुआ पूंजीवादी व्यवस्था। रूस में भी और चीन में तो शायद सबसे सख्त पूंजीवादी व्यवस्था आज दुनिया में है। तो बिल्कुल उल्टा चले थे पूंजीवाद को नष्ट करने के लिए, और बिल्कुल ठीक उसके उल्टा परिणाम हुआ। और मुझे लगता है कि उसका मूल कारण यही था कि जो ये आदर्श पूंजीवादी व्यवस्था के थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करना, जैसे रूस में कहा जाता था कि वी हैव टू ओवरटेक अमेरिका, अमेरिका से आगे निकल जाना है। तो वो जो कल्पना थी, वो जो एक लक्ष्य रखा था, उसी का नतीजा हुआ कि पूंजीवाद तो आया, और जो थोड़ा बहुत पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक चीजें बची हुई थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। दोनों एक विपरीत तरह के नतीजे उसके सामने आए। यही नहीं, तकनीकी स्तर पर पहुंचने की राह पर नई बाधाएं खड़ी हो गई। चिंता की बात यह है कि पूंजीवाद के आगे किसी अच्छे भविष्य की कल्पना जो दुनिया को मार्क्सवाद में दिखी थी, संदिग्ध है। 21वीं सदी के प्रारंभ में हम वैसा ही आश्वस्त नहीं हैं जैसा एक सदी पहले थे। हम कहाँ जा रहे हैं, इसके सही आकलन के लिए उस खिंचाव के उद्गम और उसे ऊर्जा देने वाले तत्वों का, जिसका जिक्र पहले हुआ है, आकलन जरूरी है। हमें अभी देखना है कि यह हमें किसी स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जा रहा है या बर्बादी के गर्भ को। वर्तमान औद्योगिक समाज के नियामक तत्व 18वीं 19वीं सदी से परवान चढ़ी औद्योगिक क्रांति और इसके वे आदर्श हैं जो इसकी गति और पतियों को अतीत प्रदान करते हैं। इसमें जैसा कि समाजशास्त्री मैक्स वेबर का मानना था, ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट धारा की इस स्थापना की विशेष भूमिका थी, जो व्यावसायिक सफलता को ईश्वरीय अनुकंपा का प्रमाण मानती है। यही बात है शुरू में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, मैक्स वेबर का कहना है कि पूंजीवाद को सबसे ज्यादा बल मिला प्रोटेस्टेंट धर्म की इस मान्यता से कि इस दुनिया में जो सफलता होती है, व्यावसायिक सफलता, एक तरह से ईश्वरीय अनुकंपा का ये है, परिणाम है। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ कैथोलिक धर्म था वहाँ पूंजीवाद का उतना विकास नहीं हुआ, यूरोप में, स्पेन वगैरह में नहीं हुआ, लेकिन जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म था वहाँ ज़्यादा उनका हुआ। तो एक ईश्वरीय अनुकंपा माना गया कि जो व्यावसायिक सफलता होगी। तो इसका एक महत्वपूर्ण, हमने वो कहा कि एक टेलियोलॉजी, एक खिंचाव बिंदु है, वो भी था कि जो लोग पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने में लगे थे, उनको लगता था कि हम ऐसे उद्यम में लगे हैं जिससे हमको ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होगी। तो एक बहुत बड़ा कारण था इसके विकास का। इससे जुड़ी व्यावसायिक सफलता को ईश्वरीय अनुकंपा से आगे बढ़ मानव समाज का सर्वोच्च और सर्वजनीन आदर्श बना रहा। इस मान्यता के सार्वभौम होने से आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र एक वैश्विक अखाड़ा बन गया है, जहां सभी खिलाड़ी ऐसी मार्ग पछाड़ में लगे हैं जिसमें प्रतिस्पर्धी की मौत से ऊर्जा ग्रहण कर अधिक बलिष्ठ बना जाता है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी से उदार शब्दों में कॉर्पोरेट कैनिबलिज्म कहा जा सकता है, कि एक औद्योगिक समूह दूसरे को खा करके उससे फिर वो बल होता है। तो जो कैनिबलिज्म जो कहा जाता है कि ऐसे समूहों में जहाँ आदमखोर लोग थे, तो एक तरह की व्यावसायिक आदमखोरी सारे विश्व के ऊपर छाई हुई है। फिर इससे प्राप्त बल से विजेता दूसरे प्रतिद्वंदियों से भिड़ते रहते हैं। अनेक व्यावसायिक कंपनियों का दिवालिया होते जाना और कुछ का बढ़ते जाने का सिलसिला जारी रहता है। शेयर बाजारों में हर रोज होने वाले उतार चढ़ाव का खेल इस प्रतिस्पर्धा का एक सौम्य प्रतिबिंब है। जीवन के मैदान में इसका दूसरा पहलू दिखाई देता है, जिसमें कारखानों, खदानों, खेत खलिहानों में मजदूर मालिकों से वेतन भत्ते के लिए या रोजगार की गारंटी के लिए जूझरत हैं। किसान भूखमरी की कगार पर रहने को मजबूर हैं और समय समय पर आत्महत्या कर अनवरत चलने वाले जीवन संघर्ष की छुट्टी पा लेते हैं। इसी इलाके में विदर्भ में सबसे ज्यादा किसानों की मौतें होती, आत्महत्याएं होती हैं। समय समय पर अन्न संकट और अकाल से असंख्य मौतें तब भी होती रहती हैं जब गोदामों में अनाज इस इंतजार में पड़ा रहता है कि अधिक मुनाफे पर उसे बेचा जा सके।
इस समग्र प्रक्रिया को एक सुंदर नाम उदारीकृत व्यवस्था दिया गया है। हमारे यहाँ अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उदारीकरण, उसको हमको लाना है, तो ये जो व्यवस्था है इसी को उदारीकरण का नाम दिया जाता है, जिसमें ये सब होता है, जो भूख से मर रहे हैं, कहीं गोदामों में अनाज चल रहा है, ये सब है उदारीकृत व्यवस्था जिसका नाम दिया गया है, उसी का यह कहा जा सकता है कि व्यवस्था की ये कमजोरियां तो रही हैं और इनकी आलोचना भी होती रही है, लेकिन हमें रहना तो है इसी व्यवस्था के से तालमेल या संतुलन बनाकर। कुछ सुधार के उपाय समझाए जा सकते हैं, कुछ समायोजन की तलाश हो सकती है, पर नई उत्पादन तकनीक से जो ऊंचा जीवन स्तर इस व्यवस्था ने दिया है वो तो पुराने समय की किसी कल्पना से परे है। यह ठीक है कि ये सुविधाएं अभी थोड़े से लोगों तक सीमित हैं, लेकिन आशा जगती है कि देर सवेर ये सुविधाएं सर्वजनीन हो जाएंगी। यही आशा है जो सारे संसार को एक तकनीक जनित स्वर्ग की आकांक्षा में मुक्त रखती है और व्यवस्था को एक नियोजित पथ पर चलाती रहती है। इस व्यवस्था के सुधार की दिशा में कुछ अलग उलझन है। इसके सुधार की तलाश व्यवस्था के उद्गम की ओर ले जाएगी और वहाँ बुनियादी सुधार का अर्थ होगा व्यवस्था की मौत, क्योंकि यह मनुष्य और प्रकृति दोनों के शोषण पर पूरी तरह आश्रित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कम्युनिस्ट विचारधारा के आदि स्रोत कार्ल मार्क्स ने पूंजी के विकास में जो इस व्यवस्था का निर्धारक है, श्रम के शोषण की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया और आदिम संचय प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन की क्रूर प्रक्रिया को लेकर परिष्कृत रूप से स्थापित पूंजीवादी प्रतिष्ठानों में अदृश्य रूप से होने वाले श्रमिकों के शोषण के विविध रूपों का विशद वर्णन किया। उन्होंने यह भी स्थापित किया कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों के शोषण से प्राप्त श्रम का अधिशेष ही पूंजीपति के मुनाफे का स्रोत है। उत्पादन एवं विपणन में मजदूरों से चुराए गए श्रम के अधिशेष के बराबर के उत्पाद की खरीदारी का टोटा बना रहता है। इसी से पूंजीवाद के अनिवार्य संकट की बात की गई। मार्क्स ने कहा था कि ये पूंजी संचय से जो सामान तैयार होता है उसमें मजदूरों से जो चुराया गया है श्रम है, उसके बराबर का जो माल होगा उसका कोई खरीदार नहीं होता है। और इसी से उसने बताया कि खरीदारी का संकट इसीलिए होता है कि मजदूरों ने जो उत्पादन किया है उसके बराबर का हिस्सा उसके मजदूरी में नहीं दिया जाता है। तो उसने उम्मीद की थी कि इसी तरह के संकट से पूंजीवाद का खात्मा होगा। पर बार बार मंदी का संकट झेल कर भी व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई। यूरोप का 1968 का छात्र विद्रोह या ऑक्युपाइड वॉल स्ट्रीट, अभी हाल में ऑक्युपाइड वॉल स्ट्रीट अमेरिका के अंदर एक आंदोलन हुआ था। वॉल स्ट्रीट जैसे सांकेतिक विद्रोह व्यवस्था के लिए महज सेफ्टी वाल्व साबित हुए हैं। पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंतर विरोध के साथ उदारीकरण के नाम से ज्यादा विस्तार पाती रही है। जैसा कि पहले कहा गया है, उल्टा रूस, चीन आदि में क्रांति के बाद के काल में पूंजीवाद अधिक शक्तिशाली हो फिर स्थापित हो गया। क्यूबा एक अपवाद है और इसका कारण अपनी विशेष परिस्थिति के अनुरूप विशालता को छोड़ लघुता की अर्थव्यवस्था की ओर घूमना था, पर यह प्रचलित औद्योगिक विकास की मुख्य धारा के विपरीत था। श्रमिकों के शोषण और उससे उपजे बाजार के संकट एवं ट्रेड साइकिल यानी उत्पादन के स्फीति और संकोच के चक्र की समझ मार्क्स के अर्थशास्त्र में दूसरे विचारों से अधिक विश्वसनीय लगती है। लेकिन अनवरत औद्योगिक विकास की संभावना जो पूंजीवादी तकनीक में दिखाई देती थी, उसके प्रति मार्क्स में एक सम्मोहन भी था, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जाहिर होता है, जहाँ पूंजीवाद की उपलब्धियों को इन शब्दों में गरिमा मंडित किया गया है। मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना की, लेकिन उसकी उपलब्धियों के प्रति एक सम्मोहन भी था मार्क्स में, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो कहता है। प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के मातहत करना, मशीन और रसायन शास्त्र को उद्योग और कृषि में लगाना, भाप से समुद्री जहाज और रेल चलाना, टेलीग्राफ, पूरे महादेशों को खेती के लायक बनाना, नदियों से सिंचाई के लिए नहर, भूमि से हठात पूरी आबादी का उभर आना,
किस पूर्ववर्ती सदियों की कल्पना में भी सामाजिक श्रम की ऐसी उत्पादकता रही। तो एक बहुत इस विकास के प्रति सम्मोहन भी भारत में था। पूंजीवादी व्यवस्था की बड़ी कटु आलोचना उन्होंने की थी। इस सोच में प्रकृति का निर्वास दोहन दोष रहित दिखाई देता है। अब इसमें ये हो गया कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन प्रकृति का भी कुछ शोषण हो रहा है, ये मार्क्स के दिमाग में नहीं था। और इसीलिए इसका जो अच्छा पक्ष था, उल्ला पक्ष, वही मार्क्स को दिखाई दे रहा था। पूंजी श्रम के दोहन से आती है, यह तो मूल्य के श्रम सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है। यह भी दिखाई देता है कि अंततः संचित पूंजी मजदूरों के श्रम के अधिशेष सरप्लस लेबर का संचय है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया है कि संचित श्रम सदा किसी उत्पाद का रूप लेता है। अब श्रम का संचय तो हो रहा है, लेकिन एक इसमें तो नहीं हो रहा है संचय। वो तो किसी जो संचय हो रहा है, किसी जो उत्पादित वस्तु है, कपड़ा हो, मशीन हो, जो मजदूर बनाते हैं, उसी रूप में उसका श्रम संचित है। इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि संचित श्रम सदा किसी उत्पाद का रूप लेता है, और यह उत्पाद प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल, खनिज आदि के रूपांतरण से एवं ऊर्जा प्रदान करने वाले कोयला, तेल आदि को जलाकर प्राप्त होता है। दरअसल अत्याधुनिक उद्योगों में मानव श्रम, जो कि ऊर्जा का ही एक परिष्कृत और संचित रूप है, अपना महत्व खोता गया है, और मशीन एवं रोबोट धीरे धीरे इनका स्थान संभालने लगे हैं। इस कोण से देखने पर यह तुरंत जाहिर होता है कि चूंकि धरती के संसाधन, चाहे वो कच्चे उद्भिद पदार्थ हों, खनिज हों या ऊर्जा देने वाले कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, इनके अतिदोहन से कुछ दिनों के बाद संकट पैदा होगा। एक तो इसलिए क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है, और एक तरह से गड़े खजाने कि उतना ही जल्दी खत्म हो जाएंगे जितनी अधिक मात्रा में इनका दोहन होगा। और दूसरा, इससे पैदा प्रदूषण से। एक इसमें एक पर्यावरणविद बड़े हैं, जॉर्ज मॉन्बियर, उन्होंने एक लेख में हिंदी में प्रकाशित हुआ था, बहुत एक दिलचस्प बात बताई है। उन्होंने एक एक्सपर्ट रॉड स्मिथ थे, उनके व्याख्यान का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 3% सालाना वृद्धि दर रहे तो 2007 से 2040 तक हम लोग जितना उसके आज से पहले, जब से आदमी खड़ा हुआ, उससे आज तक जितना भी ये धरती के संसाधनों का उपयोग हुआ है, उतना संसाधनों का उपयोग 2007 से लेकर के 2040 के बीच में हम करें। अब इससे हम अंदाज कर सकते हैं कि अगर ये 30-35 साल के भीतर इतना संसाधनों का उपयोग होता है, तो इसके बाद अगर इससे भी तेज, हम तो 10% ये विकास दर की बात कर रहे हैं, तो अगले और 30-40 साल में कहाँ संसाधन बचेगा। तो कहता है कि आदमी जब तक खड़ा हुआ उस समय से लेकर के और आज तक जितना भी संसाधन का उपयोग हुआ है, वो ये 2007 से लेकर के और 2040 के बीच में उतना ये संसाधन का उपयोग हो जाएगा। तो इसके बाद कहाँ हम जाएंगे उत्पादन को लेकर के। तो ये भी एक कितना नजदीक हम एक तरह से उस सीमा के आ गए हैं जहाँ पर कि संसाधनों का कोटा संसार के सामने खड़ा हो जाएगा। आज का पर्यावरण संकट इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन का परिणाम है और ज्यादा बुनियादी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का संकट है, जो ऊर्जा प्रदान करने वाले साधनों के घटते जाने से और फिर इन्हें जलाने से पैदा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के वायुमंडल में जमा होने से तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट से इससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ विस्तार से कहना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रारंभिक चिंता के बाद अचानक औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में जो प्राय समशीतोष्ण या शीत कटिबंध में पड़ते हैं, अब इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे यह आशंका पैदा होती है कि अब दो अलग अलग दुनिया बनने जा रही है।
एक संपन्न प्राय उच्च कटबंध में पड़ने वाले देशों की और दूसरी गरीब वो प्राय विश्वत रेखा के पास के कटबंधों में पड़ने वाले देशों की, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। यहाँ इस दुनिया की कल्पना संक्षेप में की जा सकती है। अब ये है कि आपने देखा हो कि 1992 में जबकि रायो डी जेनेरो में पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था, उसके बाद लोगों ने कहा कि पर्यावरण का संकट बहुत है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। उसमें फिर क्योटो में जाकर के सम्मेलन हुआ। अब आप देखेंगे कि इधर हाल के दिनों भी हाल में दोहा में एक सम्मेलन हुआ पर्यावरण का, उसके बाद कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। पहले अखबार भरे रहते थे, लेकिन लोगों ने बुला दिया इस बात। तो इसमें मुझे लगता है कि अब जो संपन्न देश है, जो सभी समशीतोष्ण कटिबंधों में पड़ते हैं, वो ठंडा मुल्क है, उन लोगों को अब इसमें दिलचस्पी नहीं रह गई है, इसलिए कि एक विकास का एक वैकल्पिक आधार उनको दिखाई दे रहा है और इसलिए वो इससे अलग है। शुरू में तो अमेरिका ने तो शुरू में ही कर दिया था कि वो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होंगे। इधर आकर के 2011 में कनाडा ने कहा कि नहीं, अमेरिका ने उत्सर्जन जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है उसने नहीं किया, चीन में हो रहा है, भारत में हो रहा है, तो हम इससे बाहर रहेंगे। तो धीरे धीरे सभी देश इससे किनारा कशी करने लगे। उसका कारण ये दिखाई देता है, जो अभी नई घटनाएं हुई हैं उसके साथ ध्यान लोगों का कम जाता है, इसलिए मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यूँ तो ऊर्जा संकट और प्रदूषण के प्रभाव पर E.F. शुमाकर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल और क्लब ऑफ रोम के अध्ययन द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के प्रकाशन के बाद से ही पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध से चर्चा होने लगी थी, लेकिन इस पर दुनिया के राष्ट्रों द्वारा सक्रिय पहल 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाले शिखर सम्मेलन से शुरू। इसके बाद 1994 में क्योटो प्रोटोकॉल नाम से एक समझौता हुआ और तय हुआ कि औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2012 तक 1990 के स्तर से 5.2% घटा देंगे। इस पर 1905 में मान्यता की मुहर लगी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश और प्रति व्यक्ति सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला अमेरिका ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1990 में 22.7 अरब टन था। क्योटो प्रोटोकॉल में इसे घटाकर 21.21 टन करने का लक्ष्य था, लेकिन 2010 में यह बढ़कर 33 अरब टन हो गया, यानी घटने की बजाय 1.5 गुना अधिक हो गया। तो सब लोगों ने इस लक्ष्य को छोड़ दिया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में उनको करना है। दरअसल औद्योगिक प्रगति के उन्माद में प्रदूषण फैलाने वाले गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को सदा नजरअंदाज किया गया। अंततः यह सारा संकल्प गायब हो गया है। चीन और भारत जैसे देश तेज विकास के लोभ में इसे नजरअंदाज करते रहे, सिर्फ यूरोप के देश कटौती करते रहे। कनाडा का कहना था कि अमेरिका और चीन घटाने की बजाय उत्सर्जन बढ़ाते रहे। पश्चिमी देशों का पर्यावरण की रक्षा से पीछे हटने का असली कारण दूसरा लगता है। उत्तरी ध्रुव प्रदेश में विशाल पैमाने पर बर्फ के पिघलने से संसाधनों और यातायात का एक नया मार्ग खुल रहा है, जो उनके लिए अधिक मुफीद है। ये बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर ऊंचा हो रहा है, इससे बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ के बहुत भूभाग पानी के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो इनकी चिंता है। लेकिन वहाँ पर बर्फ पिघल रहा है, तो जो ध्रुव प्रदेश के आसपास के देश हैं उनके लिए विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है। ये एक चीज़ है जो पहले नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अब जो खासतौर से संपन्न देश हैं वो लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पश्चिमी देशों का पर्यावरण की रक्षा के पीछे हटने का असली कारण दूसरा लगता है। उत्तरी ध्रुव प्रदेश में विशाल पैमाने पर बर्फ के पिघलने से संसाधनों और यातायात का एक नया मार्ग खुल रहा है, जो उनके लिए अधिक मुफीद है। अमेरिका और उत्तरी शीत कटिबंध में पड़ने वाले यूरोप के कुछ दूसरे संपन्न देशों को ध्रुव प्रदेश में बर्फ के पिघलने से खनिजों और प्राकृतिक गैसों का नया खजाना हासिल होने की संभावना है, और रूस और दूसरे देश इस क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति बढ़ाने लगे हैं। काफ़ी वहाँ पर जहाजी बेड़ा वगैरह, ये नॉर्वे, डेनमार्क, अमेरिका,
कनाडा, ये सब उस क्षेत्र में बढ़ाने लगे हैं कि उसके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम रखा है। 2010 के अगस्त महीने में रूस की एक प्राकृतिक गैस कंपनी नोवोटेक ने 1,74,000 टन की एक टैंकर बाल्टिका को उत्तरी ध्रुव प्रदेश के सागर के राष्ट्र चीन भेजा। उनका अनुमान है कि इस मार्ग के खुल जाने से यूरोपीय देशों के लिए एक छोटा और सस्ता व्यापारिक मार्ग खुलेगा, जो प्राय शीत कटबंधों से होकर गुजरेगा। यह पथ मुरमास्क से शंघाई तक 10,600 किलोमीटर लंबा है, जबकि स्वेज से होकर वहां पहुंचने का मार्ग 17,700 किलोमीटर है। एक बहुत छोटा मार्ग उनको ध्रुव प्रदेश से दिखाई दे रहा है। तो 7,000 किलोमीटर का फर्क रहता है। उत्तरी मार्ग के खुल जाने से कनाडा, अमेरिका, यूरोप के सभी देश, चीन, जापान आदि भी यानी वे सभी देश जो आधुनिक व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तात्कालिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग से लाभान्वित हुए। आर्कटिक प्रदेश में खनिजों का विशाल भंडार होने का अंदाज है और इसलिए आर्कटिक के पास के देशों यथा रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका आदि में अभी इन खनिजों पर अधिकार जमाने के लिए राजनयिक होड़ शुरू हो गई है। उत्तर और दक्षिण का जो विभाजन पहले ही से उजागर होता आया है, अब अधिक गहराएगा और उत्तर और दक्षिण के देश विकास की एक ही दिशा में आगे और पीछे धीमे और तेज चलने वाले नहीं रह जाएंगे। तथाकथित विकासशील देशों को बिल्कुल अलग राह अपनाने की मजबूरी होगी। शीत और समशीतोष्ण कटिबंधों के देश नए साधनों के चुकने तक इस अंधी दौर में ही रहेंगे। अब ये दिलचस्प है कि जितने यूरोप के देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ये सब अगर आप 40 डिग्री अक्षांश जो विश्वत रेखा से उत्तर का ये है, आप ये करेंगे तो सारे के सारे देश उसके अंदर आते हैं। और चीन का आधा हिस्सा उसके भीतर है, 40 अक्षांश से ऊपर है। जापान का आधा हिस्सा 40 से, तो ये सारे के सारे देश हैं जो शीत कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। तो पर्यावरण का ताप बढ़ेगा, उससे वो बुरी तरह से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। बाकी जो देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, भारत हैं, ये सब ज़्यादा उससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इसलिए उनके लिए चिंता की बात नहीं है। और ये जो मार्ग खुलेगा, इन सब देशों को एक तरह से एक रेखा के अंदर वो बांध देगा। जीवन का आधार पोषा है, लेकिन भारत और तथाकथित विकासशील देश अपने लिए एक अलग राह की तलाश तो कर ही सकते हैं, जो प्रकृति पर विजय पाने की बजाय प्राकृतिक शक्तियों और परिवेश से सहयोग और प्रकृति प्रदत्त जीवन के लय से जोड़कर चलने को का संकल्प आधारित हो। जीवन का आधार पोषाहार है। प्रकृति में सहस्राब्दियों से एक फूड चेन रही है, जिसमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया से असंख्य वनस्पतियों और जीव जीवन ग्रहण करते हैं। वनस्पतियां और जीव जीवन ग्रहण करते हैं। इस फूड चेन का आधार सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जो अरबों वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। गाय और शैवाल से लेकर घास और विशाल वृक्षों के पत्तों तक में सूरज की किरणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे हवा से के कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण कर वृक्षों और पौधों की डालियां और तने कार्बन ग्रहण कर सेलुलोज बनाते हैं, जिससे पत्तों और तनों का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। इसी प्रक्रिया से असंख्य वनस्पतियों का विकास होता है और इनमें अन्न, फल, मूल लगते हैं। इन्हीं से मनुष्य और अनेक दूसरे जीव पोषण पाते हैं। इन वृक्षों के फूल और पत्तों से अनेक कीट और पतंगे भोजन पाते हैं। फिर इन कीट पतंगों से को खाकर मेढक या दूसरे कई जीव अपना विस्तार करते हैं। इनसे मेढक जैसे जीव भोजन पाते हैं और फिर इन जीवों से मछलियां आहार पाती हैं। स्वयं मनुष्य या दूसरे जीवों का आहार बनती हैं। वनस्पति से अनेक चौपाए, खरगोश और भेड़ बकरियां से लेकर गाय, बैल और घोड़ा और ऊंट तक अपना आहार पाते हैं। फिर इनका शिकार कर शेर, भेड़िए आहार पाते हैं। सैकड़ों वर्षों तक जब से मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया, कृषि कार्यों के अलावा ये पशु इनके भोजन में मांस, दूध आदि देते रहे। कुछ सीमित स्थानों पर जल निकासी सिंचाई के लिए स्वाभाविक रूप से बहने वाली जलधारा, मुस्लिम झरनों का या हवा चक्की का भी प्रयोग हुआ, जैसे हॉलैंड में जल निकासी के लिए
लेकिन ये सब सूरज की ऊर्जा के स्वाभाविक प्रभाव के ही प्रतिफल थे। सहस्राब्दियों से धरती पर सूरज के ताप का प्रतिफल। तो ये सब जीवन चक्र फूड चेंज चल रहा है वो सूरज की वजह से, और स्वाभाविक प्रभाव का इस्तेमाल करके थोड़ा झरना वगैरह से पहले भी इस्तेमाल होता था बल का, या हॉलैंड में पानी, समुद्र का पानी निकालने के लिए ये हवा चक्की का इस्तेमाल होता था। लेकिन ये स्वाभाविक रूप से जो सूरज का ताप होता था उसके प्रभाव पर आधारित होता था। फूलों के परागण की प्रक्रिया में सहयोग से मधुमक्खियां शहद बनाती थी और तितलियों में कुछ के प्रजनन चक्र में मनुष्य रेशमी धागे पाता था। असंख्य पौधों और वृक्षों से सजावट के विविध रंग और स्वास्थ्य के लिए जरूरी औषध उपलब्ध होते थे। इस सब के पीछे सूरज का डबल अक्षर ऊर्जा, जिससे न सिर्फ जैसा ऊपर कहा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती थी, बल्कि समुद्र के वाष्पीकरण और हवा को गति देने के लिए ऊर्जा उपलब्ध होती थी। यह सारी जीवन प्रक्रिया भौतिक शास्त्र के असल माना गया इंट्रोपी के सिद्धांत को परखने जैसा चमत्कार रही है। भौतिक शास्त्र में एक नियम है इंट्रोपी का कि हमेशा ये संसार का ताप बढ़ रहा है, वो एक ही दिशा में ये हो रहा है कि, और उससे कहते हैं कि जो अंत में जब ये एक समताप हो जाएगा, ऐसा संसार में दुनिया की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। ये जो जीव जगत है वो एक तरह से इंट्रोपी के नियम को बदलने जैसा है। उसमें जीवन में दोनों तरफ संचलन होता है इसका ऊर्जा का, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। जैसे हम यहाँ हैं तो बाहर हवा का ताप नीचे है लेकिन हमारे शरीर का ज़्यादा है, तो ये ताप जा रहा है, लेकिन कभी उससे कुछ हम भोजन से कुछ ताप लेकर के अपनी ऊर्जा को बढ़ा भी रहे हैं। तो ये संचलन, ये जो इंट्रोपी का नियम है उसको पलटने जैसा है। जहाँ बायोस्फीयर में जहाँ भी जीव जगत है वहाँ इंट्रोपी के नियम को बदला जाता है। एक तरह से चमत्कार ये सारी जीवन प्रक्रिया भौतिक शास्त्र के अटल माना गया इंट्रोपी के सिद्धांत को पलटने जैसा चमत्कार रही है। इंट्रोपी का नियम है कि संसार भर में ऊर्जा आवाज रूप से समस्तर की ओर बढ़ रही है, जहाँ ऊर्जा के संचलन का अंत हो जाएगा। इसे पूर्ण इंट्रोपी का नाम दिया गया है। लेकिन बायोस्फीयर में यानी धरती पर व्याप्त जीव जगत में असंख्य जीवों और वनस्पतियों के जीवन चक्र में इससे उल्टा ऊर्जा विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है, और उसके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों ही तरफ ऊर्जा का संचलन जारी रहता है। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि करोड़ों वर्ष से अनेक उथल के बावजूद जैव जगत के अस्तित्व में आने के बाद से आज तक इंट्रोपी के नियम का उल्लंघन यानी एक तरह की सम्य अवज्ञा जारी रही है। इंट्रोपी के नियम को अपने छोटे से दायरे में पलटने के लिए जीव जगत को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह सूरज की ऊर्जा जीव जगत की लघुता के हिसाब से असीम है। जब मनुष्य जीवाश्मों या किसी दूसरे स्रोत से आग जला मशीन चलाता है तो इंट्रोपी बढ़ाने लगता है। अगर जीवन का कोई रहस्य है तो यही है। अब ये एक बहुत बड़ा रहस्य कि पूरा जीव जगत है, ये जो पलटने की प्रक्रिया है इंट्रोपी की, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और एक सीमा भी बताता है मनुष्य के, ये जो सब सारी तकनीक है इस सब की सीमा कि हमें क्षमता नहीं है कि जीव जगत में जो इंट्रोपी को पलटने वाली बात है उसमें हम कुछ कर सके, उसमें छेड़छाड़ कर सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हर रसायन शास्त्री आपको बताएगा कि जितना भी हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उस चीनी से लेकर के जितना जो कुछ भी है, ये सब कार्बन और जल इसका संश्लेषण है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी फॉर्म में है वो सब उसका ही है। लेकिन हमारा सारा विज्ञान है, करोड़ों टन जमीन के अंदर कोयला गिरा हो, कोयला कार्बन का ही एक रूप पड़ा हुआ है। लेकिन सभी विज्ञान से हम 1 ग्राम कोयले को भी ये कार्बोहाइड्रेट्स में, चीनी में नहीं बदल सकते। आज तो कोई ये नहीं है। हम जो भी पोषण पाते हैं तो जो प्रकृति का जो एक चक्र है फूड चेन, उसी से प्राप्त करते हैं। तो एक बहुत बड़ी सीमा भी है हम लोगों की कि हम लोग ये जो है एक तरह का रहस्य से बंधे हुए हैं जो बायोस्फीयर के अंदर, इससे बाहर होकर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारी कल्पना है कि हम जैसे प्रकृति सब कुछ कर देती है हम कर देंगे, ये नहीं हुआ। तो इस सीमा को भी समझने की जरूरत है।
आदमी फूल और तितलियों से लेकर पक्षियों तक पर काव्य की रचना कर सकता है, इसलिए क्योंकि जीवन के इस रहस्य से सभी बंधे हैं। यह कहा जा सकता है कि मानव चेतना और संवेदना का सारा परिवेश इस फूड चेन पर आधारित है। ऊपर वर्णित फूड चेन के ठीक उल्टा एक दूसरा फूड चेन व्यापक होता जा रहा है। ये जो हमारी औद्योगिक सभ्यता है उसकी वजह से हो रहा है। इस फूड चेन के प्रारंभिक सिरे पर अनेक तरह के गोश्त, जिन्हें विशाल स्लॉटर हाउसों में या पोल्ट्री फार्म में कैद बैल, सुअर एवं मुर्गों को मारकर तैयार किया गया है, आयात किया जाता है। फिर यहाँ से अनेक तरह के वसा में तैयार तले भुने पकवान, बिस्कुट आदि, जिन्हें चटपट खाया जा सकता है, लोहे, टीन, एल्यूमिनियम एवं प्लास्टिक से तैयार डब्बों में भरा जाता है और खर्चीले वाहनों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यवहार में आने वाले हर आइटम को बिजली या गैस की भट्टियों से गुजारा जाता है या ऊर्जा कटकने वाली फ्रीजों में रखा गया होता है। इस फूड चेन की शुरुआत अब ये भी एक फूड चेन है कि जो बड़े उद्योगों से वो मांस, गोश्त वगैरह सब तैयार होता है और वहाँ से फिर लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये भी एक फूड चेन है। एक तो कि पेड़ पत्तों से शुरू होकर के विभिन्न जीवों के जीवन में आने वाला फूड चेन, और ये जो ये कारखानों से तैयार सामान से उससे एक फूड चेन तैयार होता है। इस फूड चेन की शुरुआत खेत खलिहानों या बगानों से नहीं होती, जहाँ पौधों से अन्न और वृक्षों से फल लगते हैं, बल्कि किसी ख्यात खाद्य व्यवसायी कंपनी जैसे वॉलमार्ट से होती है। वॉलमार्ट से शुरू हुआ, दुनिया के हर कोने में, अब तो हिंदुस्तान में भी वॉलमार्ट आ रहा है, ये छोटे दुकान वगैरह के काम हर जगह, तो वहाँ से शुरू होता है। ये उल्टा एक फूड चेन है जो कि इंट्रोपी को बढ़ाने वाला है। ये जो फूड चेन है वो इंट्रोपी के नियम को भंग करने वाला है जो जैव जगत से मिलता है। और ये जो नया फूड चेन तैयार किया जा रहा है, जो वॉलमार्ट से शुरू होता है, हर स्तर पर वो ऊर्जा के इस्तेमाल से इंट्रोपी को बढ़ाने वाला है। ये एक उल्टा ये बल्कि किसी ख्यात खाद्य व्यवसायी कंपनी जैसे वॉलमार्ट से होती है और खर्चीले विज्ञापनों एवं परिवहन के माध्यम से इन्हें संसार के हर कोने में फैले उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। इसमें ऊर्जा के अति व्यय से एक तरफ वैश्विक ताप बढ़ता है और दूसरी ओर संपन्न लोगों में मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां, जिनके लिए खर्चीले अस्पतालों की व्यवस्था करनी होती है, उसका एक ये होती है। विशाल पैमाने पर कोयला, तेल और गैस से बिजली तैयार होती है, या फिर बड़ी बिजली योजनाओं से, जिसमें जंगल और आदमियों के आवास टूटते जाते हैं। अभी जो नर्मदा डैम बना है तो उसमें जंगल और आदमी के आवास टूटते हैं और उससे फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन होता है, इस तरह के गैसों का। तो ये फूड चेन का ठीक उल्टा असर हो रहा है जो कि प्राकृतिक फूड चेन से होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि नई कृषि व्यवस्था में रोजगार देने की क्षमता नगण्य है। 1885 में अमेरिका की आधी से अधिक आबादी खेती में लगी थी। 1985 में यह संख्या पूरी आबादी के 3% से कम है। यह भी दिलचस्प है कि जिस चमत्कार से यानी मशीनीकरण से आबादी का सिर्फ 3% विशाल मात्रा में अन्न उत्पन्न करता है, उसी का फल यह भी है कि वहाँ का काश्तकार विभिन्न यंत्रों पर खर्च किए गए 5 कैलोरी ऊर्जा से सिर्फ 1 कैलोरी देने वाला अनाज पैदा करता है। दिलचस्प है कि अमेरिका में हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है अनाज वगैरह का, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ जो मशीन वगैरह का इस्तेमाल होता है उस पर जो खर्च होता है ऊर्जा, तो कैलकुलेट किया है लोगों ने कि 5 कैलोरी ऊर्जा जो खर्च होता है तो जो अनाज उससे पैदा होता है वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो एक निगेटिव बेनिफिट उनको मिल रहा है। और यही एक कारण है कि आपने देखा हो कि पिछले 4-5 साल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई बार उसकी बैठकें हुई, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि जो संपन्न देश से कहते हैं कि अपना बाजार तुम खुला करो हमारे लिए। जो विकासशील देश हैं इन लोगों ने मांग की थी कि हम तो करेंगे खुला, लेकिन आपका जो ये कृषि है इसके ऊपर जो सब्सिडी है उसको बंद कीजिए। लेकिन अगर वहाँ कृषि निगेटिव उत्पादक है, अगर 5 कैलोरी के बदला में 1 कैलोरी देती है तो बिना सब्सिडी को जिंदा नहीं सकती है। इसलिए सैकड़ों अरब
डॉलर की सब्सिडी ये अमेरिकी फार्मों को दिया जाता है, और हम कहते हैं कि बहुत ही विकसित फार्म उनका है, जबकि वो निगेटिव प्रोडक्शन उनका हो रहा है कंट्री टर्म्स। तो ये इसीलिए अब आप देखेंगे पहले काफ़ी विश्व व्यापार संगठन की बैठकों की चर्चा होती थी, अब वो सब कई वर्ष से स्थगित, अब कहीं कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पर कोई समझौता अगर अमेरिका तैयार हो जाए कि हम सब्सिडी बंद कर देंगे किसानों को, तो वहाँ की सारी खेती बंद हो जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अमेरिकी कृषि काश्तकारों को भारी सब्सिडी दिए बगैर जिंदा क्यों नहीं रह सकती, जिस सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार क्यों नहीं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, प्रारंभिक कृषि एक प्राकृतिक चक्र से बंधी थी, जिसमें घास, वृक्ष आदि का जो अवदान अन्न और मवेशियों को चारा देने में होता था, वो काफी कुछ पत्तों, पुआल, भूसा आदि के सड़ने या पशुओं के मल मूत्र से जमीन में लौट आता था और उत्पादन चक्र को बिना विशेष क्षति के जारी रखता था। जो पारंपरिक खेती है, वो जो माल मवेशियों की यदि होता था तो बैल खेत जोता था, उससे जो अन्न पैदा होता था, जो घास पैदा होता था, बैल को खिलाया जाता था, फिर बैल के गोबर से, मूत्र से, फिर वो जमीन के अंदर वो कुछ हिस्सा लौट आता था। अब तो ये सब सारा अभी जो फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब कारखानों से तैयार होकर के, जैसे हवा के नाइट्रोजन और ये प्राकृतिक गैस, इसके कंपोजिशन से ये सारा यूरिया और तैयार होता है। तो ये सब बाहर से आ रहा है और फिर इसका कोई भी हिस्सा जमीन को मिलता नहीं है। तो इसके उल्टा आधुनिक खेती उर्वरकों, विशेषकर नाइट्रोजन देने वाले उर्वरकों पर निर्भर हो एक दूसरा संकट करीब ला रही है। नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरक का मूल स्रोत प्राकृतिक गैस है, जो परिवहन में खर्च होने वाले ईंधन का भी सबसे आकर्षक स्रोत है, क्योंकि अब कोयला या पेट्रोल से कम प्रदूषण फैलाता है। इस तरह हम मोमबत्ती को दोनों छोर पर जला रहे हैं। हमें उर्वरकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक गैस चाहिए और फिर परिवहन के लिए भी। हम कैसे एक संकट से उबरने के लिए दूसरे संकट में फंस रहे हैं, इसका एक उदाहरण पेट्रोलियम के घटते भंडार की आपूर्ति के लिए मक्का, जसरोपा जैसे आदि से एथेनॉल तैयार करने का प्रयास है। अभी हो रहा है, जब पेट्रोलियम का संकट हुआ तो उन्होंने कहा कि अब ये मक्का से अमेरिका में लाखों टन मक्का और ये उसको एथेनॉल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो पेट्रोलियम के साथ जलाया जाता है। ब्राज़ील में बहुत बड़ी मात्रा में ये ईख का इस्तेमाल होता है ये एथेनॉल बनाने के लिए। तो अब हम जमीन में उर्वरक डालते हैं जो प्राकृतिक गैस से तैयार होकर के आता है, और उससे ईख तैयार करके फिर वो इसमें गाड़ी में जलाने के लिए वो एथेनॉल पेट्रोलियम के साथ। तो हर तरफ से हम एक अपने को बांध रहे हैं एक ऐसी दिशा में जहाँ पर कि संसाधनों का लोप धीरे धीरे होता जाएगा। इन फसलों के लिए भी हमें प्राकृतिक गैस से नाइट्रोजन देने वाला उर्वरक बनाना पड़ता है, जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर नया बोझ जाता है। ये सब उपाय अंतर समस्याओं को अधिक मुश्किल बनाते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ साथ दूसरे जीवाश्म ईंधन भी घटते जा रहे हैं। आज दुनिया भर की अनियंत्रित महंगाई के पीछे इन ईंधनों के भंडार का तेजी से घटते जाना है। अभी हो रहा है, हर रोज चर्चा हो रही है कि महंगाई घटना चाहिए। न हिंदुस्तान में महंगाई घट रहा है, न अमेरिका में, हर जगह, यूरोप, अमेरिका, हर जगह महंगाई बढ़ रही है। लेकिन क्यों महंगाई हो रही है, कोई तात्कालिक उसका कारण नहीं। जैसे इकोनॉमिक्स का ये कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी है कि अगर किसी चीज़ की आपूर्ति ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी कीमत घटती है। अगर डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है तो कीमत बढ़ती है। तो एक आमतौर से ये है। आज की स्थिति है कि यूरोप, अमेरिका, हर जगह मंदी है। अमेरिका में अभी 9% लोग काम से बाहर हैं, फिर भी वहाँ पर मंदी है। तो ये क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो अभी असंतुलन हमारे इसमें हो रहा है, उसको समझना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। प्राकृतिक गैस के साथ 1960 में
आज दुनिया भर के अनियंत्रित महंगाई के पीछे इन ईंधनों के भंडार का तेजी से घटते जाना है। 1960 के $1 या $2 प्रति बैरल के मुकाबले आज कच्चे पेट्रोल में क्रूड $100 पर पहुंच गई। 1960 के आसपास क्रूड पेट्रोलियम की कीमत $1 या $2 प्रति बैरल था। आज ये करीब $100 ये प्रति बैरल हो गया है। तो ये अगर दाम बढ़ता जाएगा तो आप कैसे महंगाई को रोक सकते हैं। अब हमारे यहाँ रोज दिन ये हो रहा है कि हर चीज़ का ये पेट्रोलियम का दाम बढ़ा, सरकार बढ़ा रही है, लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए। इनके हाथ में कुछ है नहीं। अगर महंगा पेट्रोलियम वहाँ से खरीदते हैं जहाँ $2.60 में था, अगर वो आप $100 आज उस कीमत पर खरीदेंगे तो उसको तो उत्पाद के चक्कर में जहाँ भी आएगा तो कीमत बढ़ेगी। आप कर नहीं सकते हैं। मनमोहन सिंह लाख कोशिश करें, कोई भी वर्ल्ड बैंक किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया ये है कि जब आप कोई ये खनिज निकालते हैं तो पहले जो सबसे आसानी से उपलब्ध स्रोत है उससे निकालते हैं। जब वो मुश्किल हो जाता है तो नई तकनीक ज़्यादा उसमें ऊर्जा लगा करके तब आप उन स्रोतों की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा महंगा होता रहता है। इसी प्रक्रिया का नतीजा है कि 1960 से लेकर के और आज तक कुछ दिनों तक इन लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने कहा था कि ओपेक की वजह से जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक कार्टेल है उसको वैसे बढ़ा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि आप जैसे से वो स्रोत घटते जाएंगे आप ज़्यादा खर्चीले क्रम से उसको निकालेंगे तो खर्चीला होगा, ये बढ़ते जाना है। इस पर अगर कृषि की निर्भरता मशीनों और उर्वरकों आदि के लिए बनी रही तो इसकी क्या स्थिति होगी सहज ही समझा जा सकता है। आज की अनियंत्रित महंगाई भविष्य के ऐसे ही संकट का संकेत है जहाँ जीवन के सारे व्यापार ठप हो जाएंगे। इस समस्या का एक राजनीतिक आयाम भी है जो पार्श्वभूमि से व्यवस्था को टिकाए रखता है और इसको विकराल बनाता है। यह है औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास के साथ राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व में आना और बृहद आकार ग्रहण करते जाना। औद्योगिक क्रांति के पहले के दिनों में राज्य व्यवस्थाएं या तो राजाओं की समाज विस्तार की लालसा के प्रतिफल होते थे या कबीलाई अस्मिता और इसके दायरे की पहचान। सत्तासीन कबीलाई शिखर पुरुष की शक्ति का प्रतीक, इनका फैला हुआ राज या इनकी शान शौकत का इजहार करने वाली सजावट की वस्तुएं होती थी, लेकिन राज्य के विस्तार का इसकी समृद्धि से सीधा लगाव नहीं होता था। यूरोप के वर्तमान राष्ट्र राज्यों की पृष्ठभूमि दूसरी से छठी शताब्दी तक का वह कबीलाई संक्रमण था जिसे फोल्कल वार्डन का नाम दिया गया है। यूरोप के अंदर जो अभी जो राष्ट्र राज्य हैं उसके पीछे दूसरी से छठी शताब्दी तक उत्तर और पूर्व के इलाके से बहुत सारे वो ट्राइब्स थे, उनका ये हुआ था। उसमें एंग्लो सेक्सन, ये गोथ, विशिगोथ, ऐसे कई समूह थे वो जहाँ तहाँ घूमे, फ्रैंक वगैरह, जहाँ जहाँ बसे उन्हीं के इर्द गिर्द ये राष्ट्रीयताएँ वहाँ की बनी है। तो ये छोटी छोटी कबीलाई राष्ट्रीयताएँ थी। ये औद्योगिक क्रांति के बाद से जब पूंजीवाद का गया तो एक उनको बांध करके बड़े राष्ट्रों में बांधने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके प्रतिफल है और उसका एक राजनीतिक और उससे बढ़कर के एक आर्थिक आयाम है कि ये क्या है, वो बहुत खतरनाक है जो उसको हम भी आत्मसात कर रहे हैं उस व्यवस्था को। फोल्कल वार्डन का नाम दिया। इस क्रम में विभिन्न हिस्सों से और विशेषकर उत्तर पूर्वी हिस्से से फ्रैंक, एलिमानी, गोथ, विशिगोथ, वांडल, एंग्लो सेक्सन आदि कबीलाई समूह यूरोप के विभिन्न भागों में आकर बस गए और पहले के बासिंदों को या तो विस्थापित किया या उन पर वर्चस्व कायम किया। यूरोप के ज्यादातर राष्ट्र राज्यों का विकास इन्हीं के इर्द गिर्द हुआ। औद्योगिक क्रांति में पूंजीवाद के विकास के साथ इन राष्ट्र राज्यों के दायरे को विस्तृत और सख्त बनाया गया है, जिससे छोटे छोटे दायरे को चुंगी या दूसरे अवरोधों को निरस्त कर व्यापारिक गतिविधियों के दायरे में लाया जा सके। नेपोलियन के सैनिक अभियान के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी उभार आया और राष्ट्र राज्यों की शक्ति का संकेंद्रीकरण हुआ। इस संपर्क से संसार भर में राष्ट्रीय भावनाओं का उन्मेष हुआ। पूंजीवादी हित से इसके गहरे रिश्ते इस बात में दिखाई देता है कि इधर हाल के दिनों में राष्ट्र राज्य के विखंडन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हुई है।
यूरोपीय यूनियन के अस्तित्व में आने के बाद यूरोप के राष्ट्र राज्यों का आर्थिक सामरिक महत्व नगण्य हो गया है। इससे इनमें कबीलाई आधार पर बिखरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सर्बिया के वर्चस्व के विरोध में यूगोस्लाविया के क्रोट आदि अलग हो गए। चेकोस्लोवाकिया में चेक और स्लोवाक अलग राष्ट्र बन गए। ब्रिटेन में स्कॉट अलग होने के कगार पर। अब यह है कि ये तो कबीलाई राष्ट्र थे, पूंजीवाद के विकास के साथ उनको मिला करके बड़े बड़े राष्ट्र बनाने की कोशिश। अब यूरोपियन यूनियन के बन जाने के बाद हुआ है कि ये जो राष्ट्र हैं उनकी एक अपनी ये आर्थिक शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब तो यूरोपियन यूनियन सारा उनकी जो केंद्रीय बैंक है, जो यूरो उनका करेंसी है, वही ये करता है। तो इसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे ये जो कबीलाई समूह हैं वो अलग होने लगे हैं। जैसे ये यूगोस्लाविया था, वो कई छोटे छोटे स्लाव राज्यों को मिला करके था। अब वो क्रोट वगैरह सर्बिया से कई राज्य बन गए हैं। चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाक दो कबायली समूह के ये थे, तो वॉलंटरीली दोनों अलग हो गए। अब ये स्कॉटलैंड, ये ब्रिटेन में स्कॉटलैंड करीब करीब अब ब्रिटेन से अलग होने के कगार पर है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे महत्व इस तरह का घटता गया है, तो एक विखंडन की प्रक्रिया है। तो ये जो राष्ट्र की जो सारी गरिमा इसकी बात होती है, ये अंततः ये पूंजीवादी व्यवस्था के जो अपने आर्थिक स्वार्थ थे उसकी वजह से उसको गरिमा मंडित किया गया है। तो एक नई चीज ये हो रही है और उसका एक बहुत खतरनाक पहलू है, ये जो राष्ट्र राज्य वाली बात है, इसकी तरफ हम यहाँ इशारा करना चाहते हैं। राष्ट्र राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण और भयावह पक्ष रहा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का अस्तित्व में आना। इससे राज्यों के सैनिक तंत्रों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का एक जबरदस्त गठजोड़ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर आज तक राज्यों का स्वरूप चाहे जो रहा हो, राजशाही, तानाशाही या लोकशाही, फौज और इसकी जरूरतों को पूरा करने वाले विशाल औद्योगिक तंत्र का गठजोड़ लगातार मजबूत हुआ है। फौज देश में व विदेश में जरूरत होने पर उद्योगों के हित की रक्षा के लिए तत्पर रहती है और उद्योग उन्हें नवीनतम आयुधों और दूसरे उपयोग की वस्तुएं मुहैया कराते रहते हैं। फौज के आयुधों की मांग औद्योगिक व्यवस्था को मंदी के संकट से उबारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत्याधुनिक उपकरण पाने की होड़ में हर 5-10 साल में हथियार पुराने पड़ते जाते हैं और कबाड़ का ढेर बन जाते हैं। पर चूंकि इन्हें बाजार की जरूरत नहीं होती, इनके रहते हुए भी नित्य नए हथियारों का उत्पादन जारी रहता है। यह सुविधा उत्पादन से दूसरे क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि स्टॉक का बिकना उत्पादन प्रक्रिया के चलते रहने के लिए जरूरी है। ये जो फौज का विस्तार हो रहा है, तो जहाँ पर उद्योगों के हित की रक्षा की बात होती है तो फौज तैयार रहती है। अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि वो वियतनाम के आसपास जो समुद्री इलाका है, साउथ ये पैसिफिक इसका, वहाँ पर अभी फौजी गतिविधियाँ बढ़ गई है। चीन और जापान और वियतनाम वगैरह में काफ़ी ये भारत भी उसमें हस्तक्षेप करने की बात सोच रहा है। तो इनके आर्थिक हित को इसलिए कि उस एरिया में तेल के होने की संभावना है, इसलिए अब ये उनमें कंपटीशन वहाँ बढ़ गया है और भारत वगैरह भी चाहते हैं किसी तरह से चीन सारे उसके ऊपर चीन का अधिकार नहीं, तो अब फौज का इस्तेमाल उसके लिए होगा। अब जहाजी बेड़े सब वहाँ जाने लगे हैं, ये सब होता है। और जब फौज के लिए पूंजीपति वर्ग का एक फायदा होता है कि फौज के लिए आप सामान बनाते जाइए, दूसरा कोई भी सामान अगर वो बनाता है, अगर उसका स्टॉक बिक्री नहीं होता है तो उत्पादन रुक जाएगा। लेकिन फौज के लिए कुछ नहीं है, आपने एक नया हथियार विकसित कर लिया, जब अग्नि मिसाइल हो रहा है 5 साल बाद लगेगा कि आउट ऑफ डेट हो गया, तो फिर दूसरे मिसाइल बनते रहेंगे, वहाँ कभी उत्पादन के ऊपर रोक लगता नहीं। हकीकत तो ये है कि 1929 वाली जो मंदी अमेरिका में हुई थी, उसके बाद जो रूजवेल्ट का जो न्यू डील हुआ था, तो उससे कुछ उस पर खरोचा है। लेकिन शास्त्रियों का कहना है कि असल में मंदी से अमेरिका को निजात तब मिला जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका को उपलब्ध होने लगा। तो ये फौज और जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसका बहुत सीधा
स्वार्थ जुड़ा होता है राष्ट्रों के साथ, तो उसकी वजह से ये दोनों, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि इस गठजोड़ की वजह से हम आप कोई आवाज़ फौज के खिलाफ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो तो राष्ट्र के हित की रक्षा करने के लिए है। अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो राष्ट्र का हित कमज़ोर हो जाएगा। तो और इसलिए जितने भी बड़े अखबार हैं उनके ऊपर भी तो प्रतियों का नियंत्रण है, तो हमेशा वो फौज की गरिमा को बढ़ाते रहते हैं, और राज्य सत्ता भी उनके मनमानी के ऊपर रोक नहीं लगा सकती है। आप सब जानते हैं कि मणिपुर में एक वो महिला शर्मिला 12 साल से सिर्फ इस बात के लिए उपवास पर है कि मनमाने ढंग से लोगों को मार डालने का अधिकार जो फौजी कानून में है उसको बदला जाए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए कि उससे फौज का मनोबल गिरेगा इन लोगों के मुताबिक। तो फौज के नाम पर हर तरह की जाति हो सकती है देश में। तो एक ये बहुत खतरनाक एस्पेक्ट है इस व्यवस्था का। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में राष्ट्र, राज्य और फौज के इस गठजोड़ की चर्चा इसलिए की गई क्योंकि मार्क्स के स्मॉल इज ब्यूटीफुल या गांधी के ग्राम गणराज्य की अवधारणा, जो किसी वैकल्पिक मॉडल की निर्देशिका होगी, वर्तमान फौजी राष्ट्र राज्य के किसी मॉडल के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती। अंतरिक्ष यानों पर अनुसंधान या परमाणु हथियारों का विकास धरती के संसाधनों का सबसे खतरनाक और निरर्थक अपव्यय है। जरूरत वैसे विकास की है जहाँ प्रकृति के स्वाभाविक रुझान, प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह और धरती की बनावट के साथ कम से कम छेड़छाड़ हो, जो बड़े राष्ट्रों के ढांचों के साथ नहीं हो सकता। इनमें समय समय पर होने वाले चुनावी कवायद के बावजूद असली सत्ता एवं संसाधनों का नियंत्रण अपने को लगातार फैलाने वाली नौकरशाही के हाथ में होता है। इसका सहज रिश्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उस तंत्र से बैठता है जिसे प्रख्यात अर्थशास्त्री गैल्ब्रेथ ने टेक्नो स्ट्रक्चर का नाम दिया था। जैसे एक ब्यूरोक्रेसी है, वैसे एक टेक्नो स्ट्रक्चर, जो कि ये जो मैनेजमेंट है उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। इसके तो गैल्ब्रेथ ने उसको कहा था कि टेक्नो स्ट्रक्चर। उसने कहा था कि असल में वो शेयर होल्डर्स हैं या मालिक हैं उद्योगों के, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। एक तरह से स्वायत्त, जैसे ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से सब कुछ करती है, वैसे टेक्नो स्ट्रक्चर करता है। और वो इतना पावरफुल है कि गैल्ब्रेथ की एक किताब है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, उसमें जिक्र किया है कि फोर्ड जो कि सेल्फ मेड मैन था अपने इस पर, तो उसको अपने ऊपर बहुत विश्वास था, तो अपने कंपनी का जो टेक्नो स्ट्रक्चर था उसके में बहुत हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि एक समय सरकार सोच रही थी कि इसको फोर्ड के कारोबार को अपने हाथ में ले, लेकिन संयोग से फोर्ड उसी समय मर गया, फिर टेक्नो स्ट्रक्चर हावी हो गई, फिर व्यवस्था ठीक हो गई। तो ये जो टेक्नो स्ट्रक्चर उसका है और सरकारी ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों का एक गठजोड़ हो जाता है, और एक बहुत खतरनाक चीज़ है जो पूरे लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो क्या हम कर सकते हैं, अभी हम जरूरी कदमों की कल्पना ही कर सकते हैं। इस सब के बावजूद हम लोग क्या क्या, अगर संभव हो तो क्या क्या किया जा सकता है नई दिशा में बढ़ने के लिए, उसके लिए छोटे मोटे कुछ सुझाव यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले तो वन प्रदेशों या अन्यत्र रहने वाले आदिवासियों के परंपरागत जीवन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सबसे पहले तो ये होना चाहिए जो परंपरागत, जैसे कि छत्तीसगढ़ में या दूसरी जगह पर हुआ, बहुत आदिवासी बहुत समाज है उड़ीसा के अंदर, अब ये खदानों के लिए उनके घर को उजाड़ा जाता है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, ये सब होता है। तो ये छेड़छाड़ बंद होना चाहिए। जब तक ये उद्योगों के लिए होता रहेगा तब तक उनका जीवन ये नहीं रहेगा। वो एक ऑथर है जिसने बहुत एल्युमिनियम पर काम किया है, संयोग से वो चार्ल्स डार्विन का परपोता है, वो उड़ीसा में होता है। उसने एक किताब एल्युमिनियम के ऊपर लिखा है, उसमें बताया कि उसमें ये एल्युमिनियम गहराई से खोद करके बॉक्साइट नहीं निकाला जाता है, बल्कि धरती के ये सतह के बहुत पास रहता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र से जंगल या रिहाइश हटाना पड़ता है बॉक्साइट निकालने के लिए, सबसे ज़्यादा विस्थापन होता है और उसमें बिजली की खपत बहुत होती है। तो बहुत सारे जो ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, उसका मूल उद्देश्य यही था कि इसको एल्युमिनियम उद्योग, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जंगली इलाकों में ये हुआ, तो आदिवासियों को विस्थापित किया गया। जैसे हिंडाल्को का प्रोजेक्ट बिरला का है, उसके बारे में उसने लिखा है कि 1 या 1.5 पैसा
प्रति यूनिट बिजली उसको दी गई और तब ये कारखाना चला। तो उसमें बहुत बिजली की ये होती है। अभी भी उड़ीसा के अंदर किसानों के साथ संघर्ष चल रहा है कि किसान को खेती के लिए जो ये मिलता था, पानी मिलता था, उसको अब वहाँ पर कुछ ये एल्यूमिनियम के कारखाने आ रहे हैं तो उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये सब एक बहुत ये चीज़ है कि इन चीज़ों के ऊपर करने की सबसे पहले तो वन प्रदेशों या अन्यत्र रहने वाले आदिवासियों के परंपरागत जीवन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इन्हें सैलानियों के हस्तक्षेप से भी मुक्त रखना होगा। वन प्रदेशों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परिवेश से छेड़छाड़ प्रतिबंधित होगा। ये सैलानियों की बात मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि 67-68 के आसपास मैं ऊटी गया था। वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ पर एक टोटा एक करीब पता नहीं है भी कि नहीं, उस समय वो खत्म होने के कगार पर थे। तो टोडा मुंड कहा जाता था, टोडा लोगों की बस्ती थी, वो भी टूरिस्ट लोगों के को दिखलाया जाता था। तो हम लोग भी उत्सुकता में गए देखने के लिए। तो मुश्किल से 10-20 घर रह गए होंगे टोडा लोगों के, और वो अपने अपने पूर्वज जो कहते थे, पूजा जिनकी करते थे, वो पंच पांडवा कहते थे। वो थोड़ा उनके घर से हट करके एक जगह बनी हुई थी, और घर के किसी बच्चे औरत वगैरह के लिए वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ वो नहीं जा सकते। लेकिन सैलानियों के लिए फ्री था। अब उनका वो धार्मिक स्थान है, उसके प्रति उनकी कुछ भावना है, और ये टूरिस्ट लोगों के लिए खुला था। उनके बच्चे वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन टूरिस्ट लोगों को जहाँ मर्जी हुआ। तो एक तरह से ये टूरिज्म भी है, वो वन्य प्राणियों के जीवन में ही नहीं, बल्कि जो आदिवासी समूह है, जो मूल निवासी लोग हैं, उनके जीवन के प्रति भी बहुत एक उपेक्षा भाव से ये चीज़ बनाई जाती है। उनको भी जैसे शेर बाघ जैसे जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है ये जो आदिवासी समूह है। तो इसलिए न सिर्फ ये खुदाई से जंगल की कटाई या खनिज के लिए, बल्कि ये जो टूरिज्म की वजह से जो आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप होता है, तो ये बंद होना चाहिए। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि अंडमान निकोबार में कुछ टूरिस्टों ने जाकर कुछ तस्वीर ली थी वहाँ की कुछ जनजातियों के लोगों की, जो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते, तो उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। लेकिन हर दिन इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। सबसे पहले तो वन प्रदेशों या अन्यत्र रहने वाले आदिवासियों के परंपरागत जीवन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इन्हें सैलानियों के हस्तक्षेप से भी मुक्त रखना होगा। वन प्रदेशों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परिवेश से छेड़छाड़ प्रतिबंधित होगा। मसलन वनों की कटाई, खनिजों के लिए खनन, उनके लिए सुविधाजनक रेल या रोड का विस्तार, क्षेत्र में बहने वाली जलधारा, झरनों, नदियों आदि के प्रवाह को रोकना है। ये सब तो लोगों के जीवन पद्धति को बचाने के लिए होंगे, जो अब तक आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के चपेट में नहीं आए हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ बाकी लोगों के जीवन में भी बड़े परिवर्तन की जरूरत है। शहरीकरण की प्रक्रिया को पलटना होगा, और कृषि और दूसरे उद्यमों को इस तरह वितरित करना होगा कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से जुड़े और करीब हों। गांव जहां खेती होती है, वहीं लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लघु और कुटीर उद्योग लगेंगे। संपन्न देशों का ध्रुव प्रदर्शनों की ओर रुख करने और ऊर्जा स्रोतों पर उनकी कंपनियों की लगभग पूरी इजारेदारी का असर कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा सोवियत यूनियन के विघटन के बाद क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर हुआ था। अचानक सोवियत यूनियन से प्राप्त होने वाले सस्ते पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना बंद होने और क्यूबा के चीनी के लिए बाजार खत्म हो जाने से क्यूबा को अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अलग तरह की दिशा देना पड़ा। वहाँ के विशाल कृषि फार्मों को तोड़ छोटे सहयोगी फार्मों में बदल दिया गया। नियोजित ढंग से ट्रैक्टरों एवं पेट्रोल से चलने वाले खेती की दूसरी मशीनों की जगह बैलों से चलने वाले उपकरण विकसित हुए। इसके लिए बैलों की वंश वृद्धि नियोजित ढंग से की गई। शहरों के इर्द गिर्द एवं शहरों में छोटी क्यारियों में साग सब्जियों की खेती शुरू हुई, जिससे लोगों की फल सब्जी आदि की जरूरतें पूरी की जा सके। कृषि और उद्योगों के साथ साथ और आत्मनिर्भर विकास से परिवहन का खर्च बिल्कुल कम हो गया। तो क्यूबा में तो ये परिवर्तन हुआ है। वो उसमें जब कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्म हुई तो पेट्रोल वगैरह जो वो बहुत सस्ते रेट पर दिया, सब बंद हुआ। तो उन्होंने सब बड़े फार्मों को तोड़ दिया, हजारों एकड़ के फार्म को छोटे पारिवारिक या सहयोगी फार्म में बदला गया,
और बैलों को विकसित किया गया और वो ट्रैक्टर की जगह बैलों से खेती शुरू हुई। और जहाँ क्यूबा को ज़्यादा से ज़्यादा खाने का अनाज बाहर से आयात करना पड़ता था, उसके पहले होता था कि जो बड़े फार्म थे उसमें चीनी तैयार होता था और वो बाहर भेजा जाता था। तो पहले अमेरिका वगैरह खरीदार थे, बाद में जब झगड़ा हुआ तो रूस खरीदता था, वो सब बंद हो गया। तब सब जगह वो अनाज पैदावार होने लगा और क्यूबा लगभग आत्मनिर्भर हो गया खेती के मामले में। तो एक नई तरह की ये हुई और एक अच्छी अर्थव्यवस्था वहाँ पर विकसित हो रही है। और ये है कि अगर ये हम लोगों के यहाँ इस तरह का ऊर्जा संकट रहा तो शायद हम लोगों को भी उसी दिशा में अपने विकास को चलाना होगा। क्यूबा की तरह ही इन गरीब मुल्कों को भी यह सुविधा है कि अपेक्षाकृत गर्म प्रदेशों में है। इनकी ऊर्जा की जरूरत विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इन्हें अपने घरों को गर्म रखने की जरूरत नहीं होती। इन गर्म प्रदेशों में मौसम के हिसाब से जीवन को गर्मी और सर्दी के अतियों से बचाने की पारंपरिक परिपाटी रही है, जिससे हजारों वर्ष से ये लोग जीवन यापन करते रहे हैं। संपन्न अति ठंडे देशों में भी आधुनिक ढंग से सर्दी झेलने का प्रबंध आदर्श नहीं कहा जा सकता। आर्कटिक प्रदेश के एस्किमो सैकड़ों हजारों वर्ष से वहाँ की भीषण सर्दी में सुविधा से जीने की परिस्थिति विकसित करने में सफल हुए हैं। और वो इग्लू बनाते हैं, बर्फ का घर बना करके उसके अंदर जिंदा रह जाते हैं आर्कटिक प्रदेश में। तो एक अपना इसी से अब तक उनके नज़दीक के नॉर्वे, स्वीडन आदि के आधुनिक लोग ग्रीनलैंड में आधुनिक क्रमों के आधार पर रिहाइश बस नहीं पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी वहाँ के मुश्किल रेगिस्तानी इलाकों में अपने छोटे घुमंती गुरुओं में खेत और कंद मूल पर आधारित जीवन जी रहे हैं, जहाँ आधुनिक उपक्रमों से लैस यूरोपवासियों के लिए जीवन असंभव बना हुआ है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा ऐसी है कि वो कठिन से कठिन परिवेश के अनुरूप जीवन पद्धति विकसित कर हजारों वर्षों से अपना अस्तित्व बनाया रहा है। प्रदूषण और ऊर्जा का नया संकट झेलने की नई प्रविधि वे इसी तरह पर विकसित कर रहे हैं। मानव जन्म पर्यावरण के संकट के पहले मानव के पूर्वज उष्मा, सूखा और हिमयुग के कई काल झेल चुके हैं। मनुष्य के पैदा होने कई बार वो आइस एज वगैरह है, उसमें भी लोग जिंदा रहे हैं। तो ये तो अपना लोग जानते हैं तरीका कि कैसे आपदाओं से बचा जाए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अल्पकालिक तकनीकी सफलता ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि मनुष्य प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और इसे अपने जीवन को इसके अनुकूल ढालने की कोई व्यवस्था इसके सामने नहीं है। इस अहम से मुक्त हो मनुष्य अपने वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल प्रकृति के से सहज साहचर्य स्थापित करने में कर सकता है। अगर कोई विकल्प का मॉडल बनेगा तो उसकी वैचारिकी का यही सार होगा। एक बात साफ दिखाई देती है, धरती के संसाधनों का संतुलित और जीवन के लिए जरूर उपयोग तभी संभव है जब आदमियों के बीच गैर बराबरी न हो और वे पारस्परिक सहयोग पर आधारित छोटी इकाइयों में रहें, जैसा कृषि क्रांति के पहले के दिनों में रहते थे। तब जीवन का आधार फॉर्मूल जमा करना और आखेट था। आज हम उस अवस्था में नहीं जा सकते। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी विशाल जनसंख्या है। इस भीड़ भरी दुनिया में खेती ही जीवन का आधार हो सकती है। कृषि छोटी व सहयोगी होगी। यह एक सोची समझी बाध्यता होनी चाहिए, नहीं तो हम उन पुराने दिनों की तरफ लौट सकते हैं जब गुलामों और कृषकों का सहारा ले विशाल साम्राज्य कायम हुए। समाज में सब कुछ अनियंत्रित नहीं होता। काफी कुछ मूल्यों के आधार पर मनुष्यों की संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। 10,000 साल के इतिहास का सबसे सबक हमें ऐसे समाज के सांस्कृतिक निर्धारण में सहायक होगा और अंततः हमें यह विश्वास दृढ़ करेगा कि प्रकृति और समग्र जीव जगत की रक्षा के साथ ही हमारा अपना अस्तित्व भी जुड़ा है। स्काई इज द लिमिट वाला विज्ञापन बकवास है। आदमी धरती से बंधा है और वह तभी तक जीवित रहेगा जब तक वह बंधन कायम है।